हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज्योर के आर्म टेम्पलेट्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि एज्योर आर्म टेम्पलेट्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है और ये यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है। और उससे पहले कि मैं आर्म टेम्पलेट्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आर्म टेम्पलेट्स है किधर और दिखता कैसा है। ठीक है। तो एक बार मैं एज्योर का पोर्टल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक विंडोज़ का वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था। ठीक है। तो उसमें मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना एकदम नीचे ऑटोमेशन में, और मैं क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक जेसॉन वाली एक स्ट्रक्चर वाली फ़ाइल दिखती है। ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं एक आर्म टेम्पलेट। अब बस ये समझ लो कि ये हमें चीज़ों को ऑटोमेट करने में काम आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, राइट। तो अगर मुझे कल फिर से यही वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़े, और सिर्फ कल ही नहीं, अगर मुझे रोज़ इसी तरह का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हमेशा करना पड़े, तो मैं बार बार एज्योर पोर्टल पे आके फिर क्लिक करूँ, फिर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूँ, फिर उसमें वर्चुअल मशीन का नाम सेट करूँ, ये सब चीज़ करूँ, ये काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ऑटोमेट करने के लिए हमें काम आ जाता है एक आर्म टेम्पलेट। ठीक है। सो हमने देख लिया है कि एक आर्म टेम्पलेट दिखता कैसा है। अब मैं फिर से एक उस पावर पॉइंट पे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि एक आर्म टेम्पलेट सच में लाइक क्या होता है और उसकी फ़ायदे क्या हैं। ओके। सो पहला सवाल है कि आर्म टेम्पलेट होता क्या है। अब आर्म का जो फुल फॉर्म है वो है एज्योर रिसोर्स मैनेजर। जब हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं एज्योर में, तो ये वही चीज़ है। ठीक है। जो ऑटोमेट करने के लिए हम जो चीज़ क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक टेम्पलेट। तो एक आर्म टेम्पलेट की मदद से हम अपने रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और रिसोर्स का क्रिएशन हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सो इट इज़ ए एज्योर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो क्या मतलब है इसका। अब देखो, हम नॉर्मली कोड तो लिखते ही है, ठीक है। बट क्या आप इसको कोड कर सकते हो कि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए, उसमें 1 कोर का सीपीयू चाहिए और 4 GB की रैम चाहिए। क्या आप ये कोड करके रख सकते हो कहीं? तो ये वही चीज़ है। ये आर्म टेम्पलेट हमें एक फैसिलिटी देती है कि मैं पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको एज ए कोड की तरह लिख के रख लूँ, और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस कोड को रन करके अपना जो भी रिसोर्स है उसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही मतलब है इसका। उसके बाद इस कोड में हम बेसिकली उसी चीज़ को, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर देते हैं कि मुझे एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, स्टोरेज अकाउंट में ये फीचर्स एनेबल चाहिए, ऐसी रिडंडेंसी चाहिए, या फिर अगर मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें ये वाला वर्चुअल नेटवर्क्स चाहिए, उसमें इतना रैम चाहिए, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए। ये सभी चीज़ें मैं एक कोड में लिख सकता हूँ, और जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उस कोड को रन करके वो रिसोर्स बेसिकली क्रिएट कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट यही है आर्म टेम्पलेट। और हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, बट आगे जब हम इसके फ़ायदे देखेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि एक जेसन फाइल यूज़ करता है, तो एक जेसन फाइल यूज़ करता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहला चीज़ है डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। तो जब हम बात करते हैं जेसन की, तो उसमें हमारे पास होता है एक की वैल्यू पेयर। तो हमें जो भी चाहिए उसका एक की है, उसका एक वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक जेसॉन फाइल है, उसमें यहाँ पे कुछ की है, उसके कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर है, उसमें वर्चुअल मशीन का जो है नाम है वो ये रहा, WinVM करके नाम है, जो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और सो यही बेसिक्स, लाइक हमारे पास एक प्रॉपर सिंटैक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो यही उसका मतलब। उसके बाद इस आर्म टेम्पलेट की मदद से हम किसी भी रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी फ़ायदा है। अब हमें जितनी बार भी करना है, ठीक है। सो मैंने एक वर्चुअल मशीन का एक बार एक कोड लिख लिया है। अब मुझे अगर 1000 बार भी उसको डिप्लॉय करना है तो मैं कर सकता हूँ, और मुझे सेम वर्चुअल मशीन हर बार क्रिएट करके मिलने वाला है। तो ये उसका एक एडवांटेज हो जाता है। उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन। अब ऑर्केस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मुझे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो वर्चुअल मशीन से पहले आपका हार्ड डिस्क क्रिएट होता है, उससे पहले आपका वीएम नेटवर्क्स क्रिएट होता है, उससे पहले आपका लाइक फिर वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट होती है। तो हमें वो सभी चीज़ों को नहीं देखना पड़ता है।
ये आम टेम्पलेट जब हम यूज़ करते हैं तो एज्योर खुद देख लेता है और उस जेसन फाइल की मदद से वो समझ लेता है कि मुझे कौन सी रिसोर्स पहले क्रिएट करना है, कौन सा रिसोर्स बाद में क्रिएट करना है। बेसिकली ऑर्डर क्या होने वाला है रिसोर्स क्रिएट करने का, वो एज्योर हमारे लिए देख लेती है। तो ये इसका एक और एडवांटेज है। उसके बाद मॉड्यूलर फाइल्स। तो जब मैं बोलता हूँ मॉड्यूलर फाइल्स तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एक जेसन स्ट्रक्चर वाली फ़ाइल मिलती है आप उसको ब्रेक कर सकते हो अलग अलग हिस्से में, अपने हिसाब से अपने हिस्से को मॉडिफाई कर सकते हो आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए उस रिज़ल्ट्स के लिए। ये मैं तब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा जब हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद आता है बिल्ट इन वैलिडेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेरेटिव सिंटैक्स में दिखाया कि हमारे पास एक की वैल्यू वाली स्ट्रक्चर होती है। सो कुछ की है, उनके कुछ वैल्यूज़ है, तो इस वजह से हमें एक वैलिडेशन मिल जाता है कि कैसा हमारा फाइल दिखना चाहिए। और अगर उस स्टैंडर्ड में नहीं होता है तो बेसिकली जो एज्योर है वो उस फाइल को रिजेक्ट कर देती है और वो आगे नहीं बढ़ती है। CI/CD इंटीग्रेशन। अब CI का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, CD का मतलब होता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो CI/CD बेसिकली एक एज्योर डेवऑप्स का पार्ट है जो इसके बिना नहीं चल सकती है। इसमें बेसिकली हम एक प्रोडक्ट के क्रिएशन से लेके डिप्लॉयमेंट और उसके बीच में होने वाली टेस्टिंग और जो हम हमेशा कम्युनिकेशन करते रहते हैं एक टीम के बीच में, उस टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक वो हमें यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए था क्योंकि हम आर्म टेम्पलेट्स के बारे में सीख रहे हैं। तो बेसिकली बस इतना समझ लो कि CI/CD के साथ एज्योर आर्म टेम्पलेट इंटीग्रेट हो जाता है। सो बस यही फ़ायदे हैं। इसके अलावा और भी कई एडवांटेजेस है, बट आई थिंक कि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जो बाकी चीज़ों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे जाकर आप और सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है।